श्रील प्रभुपाद लीलामृत के फर्स्ट वॉल्यूम से आज हम हमारा 11th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द ड्रीम कम ट्रू। आई प्लान्ड दैट आई मस्ट गो टू अमेरिका। Generally they go to London, but I did not want to go to London. I was simply thinking how to go to New York. I was scheming whether I shall go this way through Tokyo, Japan, or that way. Which way is cheaper? That was my proposal, and I was targeting to New York always. Sometimes I was dreaming that I have come to New York. Srila Prabhupada। तो प्रभुपाद जी हमेशा से ही सबसे पहले अमेरिका जाना चाहते थे। उन्होंने हमेशा से प्लान किया था कि मुझे अमेरिका ही जाना है। तो अक्सर मतलब पहले भी आप देखेंगे श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम पर भी उनके शिष्य भी जाते थे बाहर प्रचार करने पाश्चात्य देश में। तो हाँ, जनरली लंदन जाते हैं लोग, पर मुझे लंदन नहीं जाना था। प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं। मैं बस सोच रहा था कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल की स्थापना न्यूयॉर्क में ही की थी। तो हाँ, जापान का आया था कि इस तरह से जापान जाना है कि नहीं। तो उस समय प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मुझे जापान जाना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए, विच वे इज़ चीपर। लेकिन हमेशा प्रभुपाद जी का टारगेट था न्यूयॉर्क। और कई बार ही वॉज ड्रीमिंग कि वे न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। सो लेट्स सी, राइटिंग वॉज ओनली हाफ द बैटल। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मुझे याद आ रही है, लंदन की बात आई तो प्रभुपाद जी कहते हैं दैट लंदन मतलब इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पर जो नर्क है वह है लंदन। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे अंधकार ही रहता है, वहाँ पर सूर्य उदय नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा लोग इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं वहाँ पर। दे हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन कृष्णा। पर प्रभुपाद जी कृपा से वहाँ पर भी लोग भक्ति कर रहे हैं। सो यस, मूविंग फॉरवर्ड, राइटिंग वॉज ओनली हाफ द बैटल, द अदर हाफ वॉज पब्लिशिंग। बोथ Bhaktivedanta Swami and his spiritual master wanted to see Srimad Bhagavatam printed in English and distributed widely. Yes, उनके गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन ही ये था कि वे अंग्रेजी में प्रचार करें। तो राइटिंग वॉज हाफ द बैटल, ये आधा काम हुआ। ये जो जंग है इसमें आधा ही युद्ध हुआ लिखना, और बाकी आधा था उसको पब्लिश करना। तो दोनों प्रभुपाद जी और उनके जो गुरु महाराज थे वे चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम इंग्लिश में प्रिंट हो और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सो ये चीज़ भी आप देखेंगे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ही सबसे पहले जो कमेंट्रीज़ वगैरह लिखी है वो इंग्लिश में लिखा है। बाद में इंग्लिश का ट्रांसलेशन हमें हिंदी में मिला है। ये बात मुझे अभी कुछ दिन पहले मालूम चली थी व्हेन आई वाज रीडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता। तो हिंदी वाली भगवत गीता में इंट्रोडक्शन में इस तरह से मेंशन है, मतलब कुछ लाइन मेंशन है जिससे मालूम चलता है कि भगवत गीता और भागवतम सबसे पहले इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने लिखी थी। ठीक है। According to the teachings of Bhakti Siddhanta Saraswati, the most modern methods of printing and distributing books should be used to spread Krishna consciousness. Although many books of Vaishnava wisdom had already been perfectly presented by Rupa Goswami, Sanatana Goswami and Jiva Goswami, the manuscripts now sat deteriorating in the Radha Damodar temple and other locations.
and even the Gaudiya Math's printing of the Goswami's works were not being widely distributed. One of Bhaktivedanta Swami's godbrothers asked him why he was spending so much time and effort trying to make a new commentary on the Bhagavatam, since so many great acharyas had already commented upon it. But in Bhaktivedanta Swami's mind there was no question. His spiritual master had given him an order. ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हालांकि पहले ही अगर देखा जाए तो जितने भी पूर्व आचार्यगण रहे हैं, गोस्वामीज रहे हैं, उनके द्वारा ऑलरेडी ही भागवतम, भगवद गीता और जो भी शास्त्र हैं उन पर कमेंट्रीज हैं, ऑलरेडी उनके ग्रंथ हैं। लेकिन हो क्या रहा था, हाँ, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी अपनी कमेंट्रीज क्यों लिख रहे हैं? और उनके जो गुरु भाई हैं उन्होंने इस तरह से प्रभुपाद जी से पूछा भी था कि आप क्यों इतना समय और इतना एफर्ट लगा रहे हैं नई कमेंट्रीज लिखने में भागवतम की। भागवतम हम देखेंगे बहुत बड़ा है, बहुत सारे सेट्स हैं। अगर आपके पास में आ गया हो आपका सेट, सो विल कम टू नो। जैसे मुझे मालूम नहीं था, जब मेरे घर पे आया था तो वो जो डिलीवरी बॉय थे वो लेकर आए थे, बहुत बड़ा सा कार्टून था। तो पहले तो मैं उस कार्टून को देखकर थोड़ा ऐसे हो गया, अरे इतना बड़ा, फिर वो मैं उठाऊं तो मुझसे वो उठे ना, बहुत ज़्यादा हैवी था वो। तो फिर उन भैया को मैंने बोला, वो थोड़े अच्छे थे, वो ऊपर तक लेकर आ गए थे उसको। इट वॉज़ वेरी हैवी। तो मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं श्रीमद् भागवतम में, एंड बहुत मतलब इट्स नॉट वेरी इजी थिंग कि इतनी सारी कमेंट्रीज़ भागवतम पे लिखी जाए। वैसे भी कोई साधारण काम है नहीं, अगर डिसाइप्लिक सक्सेशन वाली दृष्टि से देखा जाए। उसके अलावा भी इतनी सारी, अगर भौतिकता वाली दृष्टि से भी देखा जाए तो इतनी सारी बुक्स लिखना तो कोई आसान चीज़ नहीं है। पर एक और बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि यहाँ लिख तो रहा है न्यू कमेंट्री, पर प्रभुपाद जी ने अपनी कोई नई टीका नहीं लिखी है। प्रभुपाद जी ने पूर्व आचार्यों की ही जो टीकाएं हैं उनको और सिंप्लीफाइड वे में रखा है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। कई बार आप देखेंगे ना, प्रभु जी भी कई बार ये बात रखते हैं कि पूर्व आचार्यगण की जो टीकाएं हैं उनको अगर प्रभु जी पढ़ते हैं तो प्रभु जी को समझ नहीं आती, कई बार ऊपर से चली जाती है, बिकॉज़ येस वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्हीं टीकाओं को सिंप्लीफाइड करके हमारे लिए रखा है। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस पर कुछ नहीं सोच रहे थे, कुछ उनके दिमाग में क्वेश्चन नहीं था कि मुझे करना है कि नहीं करना है। उनको उनके गुरु महाराज से ये ऑर्डर मिला था, इंस्ट्रक्शन मिला था, तो बस उनको वो फॉलो करना था कि भागवतम को इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसकी कमेंट्रीज देकर उनको वितरित करें। तो हाँ, हालांकि पूर्व आचार्यगणों के द्वारा ग्रंथ थे, लेकिन उनका अब वितरण उस तरह से नहीं हो रहा था, क्योंकि वास्तव में आप देखेंगे ये जो शास्त्र है उनको समझने के लिए वंस हार्ट शुड बी प्योरीफाइड, वन कॉन्शियसनेस शुड बी प्योरीफाइड। नहीं तो साधारण सी बात भी समझ नहीं आती। साधारण सी ये बात कि हम में और जानवर में क्या भेद है, ये बात भी व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। तो आप भी देखिए, इस बात को समझिए। कोई भी भक्त भक्ति में आता है तो शुरू में उसको जप करने को ही कहा जाता है। जप थोड़ा कर लेता है, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी बातें उसको कुछ समझ में आती है, ये तो सारी बातें ऊपर से बाउंस कर जाती है। सो यस, देयर वाज नो क्वेश्चन इन हिज माइंड, क्योंकि उनको उनके गुरु महाराज से मिली थी आज्ञा। कमर्शियल पब्लिशर्स हाउएवर were not interested in the 60-volume Bhagavatam series, and Bhaktivedanta Swami was not interested in anything else than a 60-volume parampara presentation of verses, synonyms and purports based on the commentaries of the previous acharyas. But to publish such books,
he would have to raise private donations and publish at his own expense. Radha Damodar temple may have been the best place for writing Srimad Bhagavatam, but not for printing and publishing it. For that, he would have to go to New Delhi. तो वहाँ के जो पब्लिशर्स थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इतनी वॉल्यूम्स जो हैं उनको उन्हें मतलब ये सारी चीज़ों में उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी का तो इसके अलावा कुछ और इंटरेस्ट था ही नहीं. किस तरह से पूर्व आचार्य गणों की जो कमेंट्रीज़ हैं उस पर वे अपने पर्पट्स आप देखेंगे. ये है एक शैली है प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं. आप देखेंगे भगवद गीता भागवतम में आप देखेंगे पहले श्लोक आता है, फिर उसके नीचे उसके सिनोनिम्स या वर्ड मीनिंग कह सकते हैं, और उसके नीचे फिर प्रभुपाद जी के पर्पट्स हैं. उससे ऊपर ट्रांसलेशन भी है. सो यस, एक मिनट में क्या बोल रही, इसी तरह से तो है. यस, पहले वर्सेस हैं, फिर सिनोनिम्स या वर्ड मीनिंग्स कहिए, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन है और फिर पर्पट्स हैं. सो ठीक है, राधा दामोदर टेम्पल वॉज अ गुड प्लेस भागवतम वगैरह लिखने के लिए. लेकिन इनको पब्लिश करने के लिए प्रभुपाद जी को प्राइवेट डोनेशन रेज करने की आवश्यकता थी और उनके खुद के एक्सपेंस पर ही उन्हें वो पब्लिश करना था. तो ठीक है, राधा दामोदर टेम्पल वॉज गुड फॉर राइटिंग श्रीमद् भागवतम बट नॉट फॉर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इट. अब इस कार्य के लिए उनको वापस से दिल्ली जाना था. अमंग हिज दिल्ली कॉन्टेक्ट्स Bhaktivedanta Swami considered Hitsaran Sharma a likely helper. Although when he had stayed in Mr. Sharma's home, Mr. Sharma had appeared him more as a member of a genre than an individual. At least Mr. Sharma was inclined to help sadhus, and he recognized Bhaktivedanta Swami as a genuinely religious person. Therefore, when Bhaktivedanta Swami approached him in his office, he was willing to help, considering it a religious duty to propagate श्रीमद् भागवतम. अब दिल्ली में एक किन्हीं व्यक्ति से कांटेक्ट था प्रभुपाद जी का, हितशरण शर्मा. तो उनका था इंटरेस्ट कि वो जो भी साधु वगैरह थे उनकी सहायता करने में उनका इंक्लिनेशन था. और प्रभुपाद जी को भी जानते थे दैट प्रभुपाद जी वॉज अ जेन्युइनली रिलीजियस पर्सन. तो ठीक है, उन्होंने प्रभुपाद जी को अपने ऑफिस में, जब प्रभुपाद जी उनके ऑफिस में गए तो वो उनकी सहायता करने के लिए रेडी थे, कंसिडरिंग इट एज अ रिलीजियस ड्यूटी टू प्रोपोगेट श्रीमद् भागवतम. हितचरण शर्मा वॉज क्वालिफाइड टू हेल्प फॉर 2 reasons. He was the secretary to J.D. Dalmia, a wealthy philanthropist, and he was the owner of a commercial printing works, Radha Press. According to Mr. Sharma, Mr. Dalmia would not directly give money to Bhaktivedanta Swami even if his secretary suggested it. Mr. Sharma therefore advised Bhaktivedanta Swami to go to Gorakhpur and show his manuscript to Hanuman Prasad Poddar, a religious publisher. Accepting this as a good advice, Bhaktivedanta Swami journeyed to Gorakhpur, some 475 miles from Delhi. तो अब 2 कारण थे कि क्यों ये व्यक्ति सही व्यक्ति थे प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए. एक तो कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ही होता है जो लोगों की सहायता वगैरह करते हैं, वेल विशर फॉर ऑफ एवरीवन. तो उस कंपनी के एक तो ये सेक्रेटरी थे और जो एक मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी कमर्शियल प्रिंटिंग वर्क्स राधा प्रेस, उसके भी वे ओनर थे. लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी को क्या एडवाइस दी कि जिनकी कंपनी में वो सेक्रेटरी हैं वो उनको डायरेक्टली मनी
कुछ लक्ष्मी नहीं देंगे अगर वो स्वयं भी उनको सजेस्ट करेंगे तब भी। तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति के विषय में उनको बताया कि आप वहाँ जाकर उनको बताइए, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ रिलीजियस पब्लिशर। वो ये जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह होते हैं उसको करते हैं वे पब्लिश, तो वो आपकी सहायता करेंगे। तो प्रभुपाद जी इस बात पर माने और वो तुरंत गोरखपुर थी वो जगह, वहाँ के लिए निकल गए, जो दिल्ली से करीब 475 मील्स दूरी पर थी। Even such a trip as this constitute a financial strain. Bhaktivedanta Swami's daily ledger showed a balance of 130 rupees as of August 8, 1962, the day he started from Gorakhpur. By the time he reached Lucknow, he was down to 57 rupees. Travel from Lucknow to Gorakhpur cost another 60 rupees, and the rickshaw to Mr. Poddar's home cost 80 paisa, but the trip was well worth the cost. Bhaktivedanta Swami presented Mr. Poddar with his letter of introduction from Hit Sharan Sharma and then showed him his manuscript. After briefly examining the manuscript, Mr. Poddar concluded it to be a highly developed work that should be supported. He agreed to send a donation of 4,000 rupees to the Dalmia Trust in Delhi to be used towards the publication of Sri A.C. Bhaktivedanta Swami's Srimad Bhagavatam. तो प्रभुपाद जी वहाँ निकले तो सही, पर आप देखेंगे जाने में भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो लगते ही हैं। तो प्रभुपाद जी के लेज़र में ऑलरेडी 130 रुपीज़ कुछ थे, और अब जगह जगह जैसे वे जा रहे थे, पहले लखनऊ पहुँचे, फिर लखनऊ से गोरखपुर पहुँचे, तो इस तरह से उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लग रहे थे। फिर वहाँ से उन्होंने रिक्शा पकड़ के मिस्टर पोद्दार के घर गए। तो ठीक है, एक्सपेंसेस हो रहे थे, बट इट वाज वेल वर्थ। सो यस, भक्तिवेदांत स्वामी प्रेजेंटेड, उन्होंने आगे जाकर उन्होंने प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम उनको दिखाया, और हितशरण शर्मा ने उनको भेजा है, उनका लेटर वगैरह उन्होंने दिया इस तरह से कि इस तरह से मैं उनके थ्रू आपके पास में आया हूँ और ये मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो उसको एग्जामाइन करने के बाद, मतलब उसको अच्छे से देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में, मिस्टर पोद्दार क्या कंक्लूजन में आए कि ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड वर्क है जिसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो वे तुरंत तैयार हो गए 4,000 रुपये कुछ का डोनेशन देने के लिए, और उन्होंने डालमिया ट्रस्ट में उसको दिया कि ये जो डोनेशन है ये प्रभुपाद जी की जो भागवतम है उसको पब्लिश करने में काम में आनी चाहिए। Indian printers do not always require full payment before they begin a job, provided they receive a substantial advance payment. After the job is printed and bound, a customer who has not made the complete payment takes a portion of books commensurate to what he has paid, and after selling those books, he uses his profit to buy more. Bhaktivedanta Swami estimated that printing one volume would cost 7,000 rupees, and he was 3,000 short. He raised a few hundred rupees more by going door to door throughout Delhi. Then he went back to Radha Press and asked Charan Sharma to begin. Mr. Sharma agreed. Radha Press had already produced much of the first two chapters when Bhaktivedanta Swami objected that the type was not large enough. He wanted 12-point type, but the Radha Press had already 10 point. So Mr. Sharma agreed to take the work to another printer, Mr. Gautam Sharma of OK Press.
Imprinting Bhaktivedanta Swami's volume 1 of the first canto of Srimad Bhagavatam, OK Press printed 4 book pages twice on a side of one sheet of paper 20 by 26 inches. But before running the full 1100 copies, they would print a proof, which Bhaktivedanta Swami would read. Then, following the corrected proofs, the printers would correct the handset type and run a second proof, which Bhaktivedanta would also read. Usually, he would also find errors on the second proof. If so, they would print a third. If he found no errors on the third proof, they would then print the final pages. At this pace, Bhaktivedanta Swami was able to order small quantities of paper as he could afford it. From 6 to 10 reams or at a time ordered 2 weeks in advance. तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो इंडियन प्रिंटर्स है वो कुछ भी काम शुरू करने से पहले उनको एडवांस पेमेंट चाहिए होता है, वो भी पूरा। जब तक पूरा एडवांस पेमेंट उनको नहीं मिलता वो काम ही शुरू नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने सारा कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद में उन्होंने एस्टिमेट किया कि एक वॉल्यूम को प्रिंट होने में 7,000 रुपये लगेंगे। और अब आप सोचिए 7,000 उस समय का कितना ज़्यादा होगा। अभी के लिए तो अभी भी 7,000 कोई कम रकम मतलब नहीं है, इज़ इट नॉट? पर उस समय एक वॉल्यूम के लिए 7,000 रुपीज़। तो उनको डोनेशन तो सिर्फ 4,000 रुपये का ही मिला था, 3,000 रुपये अभी भी कम थे। तो कुछ 100 रुपये उन्होंने मतलब कुछ और रुपए जो कम पड़ रहे थे वो दिल्ली में डोर टू डोर जाकर गेट बजाकर टेलिंग अबाउट एक्सप्लेनिंग देम अबाउट द होल प्रोजेक्ट, उन्होंने और डोनेशन वहाँ पर कलेक्ट किया। तो फिर बाद में वे ये जो राधा प्रेस था दिल्ली में वहाँ पर आए वापस और उनको बताया कि इस तरह से आप शुरू करिए अब। तो फिर अब वो शुरू हो गए थे। तो अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ क्या बताई जा रही है कि राधा प्रेस जो भी वो था प्रिंटर वगैरह का, तो उन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट कैंटो के 2 चैप्टर प्रिंट कर दिए थे। लेकिन मतलब श्रीला प्रभुपाद जी ने जब चेक किया तो प्रिंट करने के बाद में उनका जो साइज़ था, जो वर्ड्स हम यहाँ देख रहे हैं, तो उनका साइज़ बहुत छोटा था, 10। MS वर्ड में अगर आप देखेंगे, कैनवा पर भी देख सकते हैं, उसमें साइजेस होते हैं। ये जो हम सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें भी साइजेस होते हैं, बड़ा करना है छोटा करना है। तो वो साइज़ था 10 विच वॉज़ वेरी स्मॉल। तो उनको वो चाहिए था 12 पॉइंट चाहिए था। इट वॉज़ 10 पॉइंट, उनको 12 पॉइंट चाहिए था, पर ऑलरेडी ही 2 चैप्टर्स प्रिंट हो गए थे। लेकिन फिर अब क्या करते, इतना छोटा तो नहीं था सही। तो उन्होंने फिर से दूसरा एक प्रेस था OK प्रेस मिस्टर गौतम शर्मा के, वहाँ पर उन्होंने भेजा उनको कि वहाँ से वे करें। तो ठीक है, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। अब इसमें भी क्या होता था, प्रिंट करने के बाद में प्रभुपाद जी हमेशा, देखिए प्रिंट में होता क्या है, प्रभुपाद जी ने जो भी लिखी थी विथ हिज हैंड कहिए, तो उसको अब प्रिंटर पर टाइप करना होता था उस समय। अभी तो डायरेक्टली सब कुछ हो जाता है काम, पर उस समय टाइप करना था, एक एक जो भी वर्ड्स था वो टाइप करना होता था। तो प्रिंट होने के बाद में प्रभुपाद जी उसको पढ़ते थे कि हाँ जो बात इसमें लिखी है वो सही है कि नहीं। फिर दूसरी बार वापस से पढ़ते। दूसरी बार पढ़ने के बाद में अगर वहाँ कुछ एरर्स वहाँ पर होती, जो कुछ एरर्स उनको मिलती ही थी, तो उसको फिर वापस से प्रिंट करवाया जाता था। तो आप देख रहे कितने कॉन्शियसली हमें ये जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं, भागवतम, भगवद गीता और जो भी ग्रंथ है,
उनको कितना कॉन्शियसली प्रिंट करवाया गया है स्वयं प्रभुपाद जी के द्वारा। इसे समझना चाहिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भगवत गीता का ज्ञान जो है वह एज इट इज़ हो, एक लाइन भी इधर की उधर ना हो। और आप स्वयं इस बात को देखेंगे भी कि जो भागवतम है, भगवत गीता है, उसमें कोई भी ऐसी एक लाइन भी नहीं है जिसमें कुछ शंका आपके हृदय में पैदा हो जाए कि अरे ये प्रभुपाद जी क्या नई बात, ये तो कुछ अलग बात बोल रही है, तो कुछ सिद्धांत के विरुद्ध बात यहाँ बताई जा रही है। नो, बहुत ही कॉन्शियसली सब कुछ प्रिंट किया गया है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ मुझे मिल गए, बस इसमें जो लिखा है मुझे वही फॉलो करना है, इसके इधर उधर मुझे नहीं जाना है कि अरे वो लोग तो कुछ और कह रहे हैं, उनके संप्रदाय में तो कुछ और बताया जा रहा है। नो, प्रभुपाद जी ने जो भी हमें दिया है उसको बस एज इट इज़ हमें फॉलो करके चलना है बस। सो यस, सेकंड प्रूफ में उनको कुछ एरर्स मिलते थे तो फिर वापस से वो तीसरा प्रिंट करते। समझ रहे इस बात को? पहली बार प्रिंट किया, उसमें कुछ कमी दिखी तो फिर उसको वापस से प्रिंट किया, उसमें भी कुछ कमी मिली तो वापस से तीसरी बार उसको प्रिंट करवाया जाता था। और फिर उनको अगर तीसरे प्रूफ में कोई एरर्स नहीं मिलते थे तो फिर फाइनल पेजेस प्रिंट होते थे। As this pace, Bhaktivedanta Swami was able to order small quantities of paper. पेपर पे प्रिंट हो रहा था तो जो पेपर्स थे उसकी कम ही क्वांटिटीज़ वे ऑर्डर कर पाते थे, जितना वे अफोर्ड कर पाते थे। So from 6 to 10 reams at the time ordered 2 weeks in advance. Even as the volume was being printed, he was still printing the last chapters. मैं इसको यहाँ से पढ़ रही हूँ। When the proofs were ready, ये जो स्लाइड्स हैं this is for you, आप यहाँ से पढ़िए। I have the book, I am reading it from here. When the proofs were ready to OK press, he would pick up the proofs, return to his room at Chippewada, correct the proofs and then return them. Sometimes 14-year-old Kant Vedi, who lived in the Chippewada temple with his parents, would carry the proofs back and forth for the Swami. But in the last months of 1962, Bhaktivedanta Swami usually made a daily walk to OK Press. तो अब यहाँ पर वॉल्यूम्स जब प्रिंट हो रहे थे तब भी प्रभुपाद जी कुछ चैप्टर्स लिख रहे थे फर्स्ट कैंटो के। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देखिए फ़ोटो भी रखा हुआ है, इफ़ यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। देखिए इस तरह से यहाँ फ़ोटो रखा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 1962 से 1965 में, मतलब कि ये 3 साल हो गए, इसमें प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा और श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स प्रिंट करवाए। सो यस, तो जब प्रिंट हो रहा था तब भी प्रभुपाद जी कुछ लास्ट चैप्टर्स लिख रहे थे और जब प्रूफ्स रेडी थे, मतलब फाइनल पेजेस जो भी जब हो जाते थे तो वहाँ से प्रभुपाद जी का जो रूम था चिप्पीवाड़ा में, वहाँ पर उसको लाया जाता था। और कई बार वहाँ पर एक कोई व्यक्ति भी रहते थे, कांति वेदी, 14 साल के कोई बच्चे थे, अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर रह रहे थे, तो वे भी उनकी सहायता करते उन जो प्रिंटिंग पेजेस हैं उनको प्रभुपाद जी तक पहुँचाने में। और 1962 के लास्ट मंथ्स में प्रभुपाद जी हर रोज़ ही उस प्रेस पर जाया करते थे
क्योंकि ये काम था प्रिंटिंग का. His walk through the tight, crowded lanes of Chippiwada soon led him to a road close to the Jama Mosque, and that road led into the noisy, heavily trafficked Chaudi Bazaar. The neighborhood was a busy paper district where laborers with ropes strapped across their shoulders pulled stout wooden carts heavily loaded with stacks of paper on small iron wheels. For 2 blocks, paper dealers were the only businesses. Hariram Gupta and Company, Roop Chand and Sons, Bengal Paper Mill Company Limited, Universal Traders, Janta Paper Mart, one after another, even down the side alleys. तो वहाँ दिल्ली का हमने डिस्कस किया ही था कैसा क्या वहाँ पर माहौल रहता है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है. तो वहाँ पर भी जहाँ उनका रूम था तो वहाँ पर ऐसे चलते समय बहुत भीड़ भाड़ वहाँ पर रहती, बहुत नैरो वहाँ पर जो गलियाँ वगैरह थी. और वहाँ पर मतलब जहाँ पर ये जो प्रेस था वहाँ काफ़ी सारे ऐसी ही प्रेसेस थे जहाँ पर लोगों का ये पेपर का ही वर्क था, प्रिंटिंग वगैरह का. तो बहुत सारे वहाँ पर जो लेबर लोग थे, बहुत सारा इन द कार्ड्स, वुडन कार्ड्स में बहुत सारा पेपर अपने कंधों पर वो बांध, कंधों पर मतलब लेकर जाते थे. और वो जो भी वहाँ पर स्मॉल आयरन व्हील्स होती हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो कबाड़ी वाला आता है वो अपना कुछ लेकर आता है ना, खुला वाला रिक्शा, उसको आई डोंट नो एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं. तो वैसा ही कुछ उस पर वो लेकर जाते थे इतना सारा पेपर्स वगैरह. तो ये बात यहाँ बताई जा रही है. और बहुत सारे वहाँ पर पेपर डीलर्स ही थे, इस तरह से यहाँ पर जो नाम बताया जा रहा है. ठीक है. द नेबरहुड स्टोर फ्रंट्स वर कलरफुल एंड डिसऑर्डरली. Pedestrian traffic was so hectic that for a person to daily even for a moment would cause a disruption. Carts and rickshaws carried paper and other goods back and forth through the streets. Sometimes a laborer would jog past with a hefty stack of pages on his head, the stick weighing down on either end. Traffic was swift, and an unmindful or slow-footed pedestrian risked being struck by a loaded protruding from the head of a bearer or from a passing cart. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक रहता था, बहुत. जस्ट यू कैन इमेजिन कितना सर का दर्द है. ट्रैफिक वैसे भी सर का दर्द ही होता है, कितना जाम लग जाता है. तो उसमें अगर कोई व्यक्ति पैदल चल के जा रहा है, तो अगर कोई एक व्यक्ति भी पैदल चलकर पेडेस्ट्रियन मीन्स जो पैदल चलते हैं, तो वहाँ पर वो रोड क्रॉस वगैरह भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता था वहाँ पर. और जो लेबर लोग हैं वो भारी भारी ये जो पेपर वगैरह है उसकी स्टैक्स अपने सर पर, अपने कंधों पर लेकर जाते थे. इस तरह से बताया जा रहा है. और जो धीरे चलते थे लोग, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ थी, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए. ओकेजनली अ मैन वुड बी स्क्वाटिंग ऑन द रोड साइड, स्मैशिंग चंक्स ऑफ कोल इनटू स्मॉल पीसेस टू सेल. टाइनी कॉर्नर्स smoke shops drew small gatherings of customers for cigarettes and pan. The shopkeeper would rapidly spread the pan spices on a betel leaf, and the customer would walk off down the street chewing the pan and spitting out red stained saliva. समझ आ रहा है कि वहाँ पर कुछ लोग कोयला वगैरह बेचते थे, कोयले को तोड़ रहे हैं ताकि छोटे छोटे पीसेस उसको बेच सके.
और एक कुछ दुकानें थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे सिगरेट वगैरह पान वगैरह खाने के लिए। तो दुकानदार पान लगाता था, उसमें मसाला वगैरह, और लोग वहाँ पर खड़े खड़े खाते थे, या जो भी पान वगैरह है वो इस तरह से थूकते थे। Amidst the milieu as the Chowri Bazaar commercial district blended into tenement life and children played into the hazardous streets, Bhaktivedanta Swami was a gentle looking yet determined figure. As he walked past the tenements, the tile sellers, the grain sellers, the sweet shops, and the printers, overhead would be electric wires, pigeons, and the clotheslines from the tenement balconies. Finally, he would come to the OK Press, directly across from a small mosque. He would come carrying the corrected proofs, to anxiously oversee the printing work. तो ये हमने देखिए पहले कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि दिल्ली में कैसे क्या वहाँ पर मोहल्ले बोलते हैं, गली मोहल्ले कैसे थे कि छत पर से, मतलब छत भी ऐसे एडजॉइनिंग थी कि आराम से व्यक्ति एक दूसरे की छत से रास्ता पार करके अपने गंतव्य तक तो वह पहुंच जाता था। तो इसी तरह से कुछ प्रभुपाद जी डायरेक्ट वहाँ पर जो ये मॉस्क मतलब कि जो मस्जिद थी, डायरेक्टली वहाँ से वह ओके प्रेस तक पहुँच जाते थे एज अ शॉर्टकट। तो उनकी बस वहाँ पर आने का कारण क्या था कि जो भी प्रिंट हो रहा है उसको चेक करने के लिए कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं। सो ही वॉज एंशियस टू ओवरसी इट, एकदम अच्छे से, कुछ भी गलती उसमें ना हो। जबकि आप देखेंगे एक बार मैंने सुना था कि कृष्णा बुक एक बार कोई मतलब प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे तो अपने शिष्यों से वो कृष्णा बुक उस समय प्रिंट ही करवाई होगी, तो कृष्णा बुक वे पढ़वा रहे थे अपने शिष्यों से, अपने डिसाइपल से। तो उन्होंने कृष्णा बुक में कुछ गलत बात बोल दी थी, वो बात जो प्रभुपाद जी ने नहीं बोली थी उसको चेंज कर दिया था कुछ। सो प्रभुपाद जी वॉज वेरी एंग्री कि ये तो जो मैंने बात बोली ये तो वो यथावत बात नहीं है। सो ही वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक अबाउट दिस थिंग कि जो बात है वो यथावत होनी चाहिए, कुछ भी चेंज उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम प्रभु।